गुड इवनिंग बताओ। और मनजोत, जसराज, ईशा, तुम्हारी तो ऐश हो गई है ना। तुम वैसे भी ऑनलाइन ही लगाते थे क्लासेस। क्यों जसराज, अभी तो तुम एब्सेंट थे मेरी पिछली क्लास में। मनजोत उस पे भेजना, पोस्ट पे मैसेज। अच्छा, ठीक है। कोई नहीं, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। मनजोत कहाँ पे हो तुम? पटियाला, संगरूर? ईशा कभी कभी ऑनलाइन। बट बच्चों अभी तो ना, मतलब सिचुएशन आपको पता ही है सबको। इट्स एक्चुअली बैड। ये मतलब जैसे मुझे पता चला कि जिस दिन से हमने बंद किया है उसी दिन मतलब 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कंफर्म पता था कि मतलब कि उनको है। तो अब फाइनली तो बंदा तो एक ही चाहिए करवाने के लिए, है ना। तो रिस्की तो हो ही जाता है। ओके, क्या करना था पहले तो? वैसे चाहे हम एक्सरसाइज 2 कर लें। हाँ भाई, किस किसने किया है काम? हाँ बच्चों, प्रीवियस ईयर टेस्ट डाले हैं KVPY वाले, है ना। वो इन केस आप प्रैक्टिस करना चाहो, यू कैन डू। हाँ जी, एक्सरसाइज 2 में बच्चों विदाउट। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ तो डायरेक्ट ही है। मतलब सीधा ये इक्वेशन SHM वाली है तो ओमेगा पाई हो गया। ठीक है, वो मास का तो कोई काम ही नहीं है, तो यानी कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यार कैसे डाउट पूछ रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्टली लिखा तो था कि एनर्जी की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डबल होती है। साइनसॉइडली मतलब वही कि साइन कॉस का फंक्शन होता है। वो तो होता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या कहा है कि दो अलग अलग स्प्रिंग्स हैं। ये जो मास m है वो किसी के साथ अटैच नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं हुआ, बीच में रखा हुआ है, राइट।
तो यार जोड़ा हुआ, नॉट अटैच्ड। अब यहाँ पे देखो बच्चों मोशन किस तरह की होगी, किधर को मूव किया इसको, ठीक है किसी भी तरफ मूव कर दो। तो जब हमने इसको इधर को मूव किया L0/2 है ना, अब इसकी मोशन कैसी होगी, अभी 4K वाले स्प्रिंग का तो कोई रोल ही नहीं है, करेक्ट। जो रोल है वो लेफ्ट साइड वाले स्प्रिंग का है। तो होगा क्या कि अगर आप ध्यान से सोचो तो जब तक ये यहां तक वापस आएगा तब तक तो लेफ्ट साइड वाले स्प्रिंग का रोल है। अब जब वो यहां से राइट जाना शुरू करेगा तो लेफ्ट साइड वाले स्प्रिंग का रोल खत्म हो जाएगा, अब राइट साइड वाला स्प्रिंग दबना शुरू हो जाएगा। तो ये आप अगर ध्यान से देखो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक केस। यहाँ पे आधा टाइम जो है वो स्प्रिंग के का काम है और आधा टाइम 4K वाले स्प्रिंग का काम है। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, स्प्रिंग के का टाइम पीरियड 2π√m/k होता है, लेकिन इसका हाफ, और ऐसे ही दूसरे वाले का हाफ। तो ये आंसर बनेगा हमारा। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या राइट साइड वाले स्प्रिंग में भी सेम कंप्रेशन होगा, बताओ बच्चों। ये हम कैसे निकाल पाएंगे कि राइट साइड वाला स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा। एनर्जी कंजर्वेशन, जब लेफ्ट साइड आपने किया हुआ है तो एनर्जी क्या है, हाफ के L0/2²। जब एक्सट्रीम राइट पे चला गया तो क्या हो जाएगी, हाफ 4K(x²). तो क्लियरली वो सेम अमाउंट से वो नहीं होगा कंप्रेस, अलग होगा। बट क्या उससे फर्क पड़ता है, मतलब जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, क्या ये जरूरी है कि राइट साइड वाले स्प्रिंग को भी L0 से ही कंप्रेस होना चाहिए था, नहीं है ना। हम तो बस जो टाइम पीरियड है उसको, इससे तो एम्पलीट्यूड पे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना उसको। मीन पोजीशन से स्टार्ट करके मीन पोजीशन पे आ रहा है ना वो, तो इसमें हाफ टाइम पीरियड होता है। तो लेफ्ट स्प्रिंग के लिए भी यही हो रहा है, राइट के लिए भी यही हो रहा है। अनकम्प्रेस्ड स्टेट से वापस अनकम्प्रेस्ड स्टेट, उसमें कितना टाइम निकलता है, T/2। नाइन्थ क्वेश्चन, value of f for which the man will feel weightlessness at the highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों वो वेटलेसनेस कैसे फील करेगा। अब देखो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि वो जो प्लेटफॉर्म, जो मतलब मैन जहां पर भी है, मतलब बस मैन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। तो तो ये हो गई मीन पोजीशन। तो वेटलेसनेस कैसे फील होएगी अगर उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो जी हो जाए।
तो ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब जो एक्स मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर ए को जी के इक्वल पुट करना है बस। अंडरस्टूड? बच्चों आज ना मैंने सुबह ड्रॉपर बैच की क्लास ली थी ऑनलाइन, उनकी पहली क्लास थी ऑनलाइन, क्योंकि वो बैच तो बना ही अभी था। तो उस बैच में ना मतलब सबने अनम्यूट पे रखा था, तो वो क्लास काफी हद तक ना बड़ी इंटरेक्टिव सी हो गई थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि सीधा अनम्यूट करके ही पूछो, चैट पे रहो ही ना। और मतलब मैं तो ये भी कहूंगा कि कैमरास भी ऑन रखो, जो क्लास एक्सपीरियंस है ना बहुत बेटर हो जाएगा कंपेयर टू जैसे अपना नॉर्मली चलता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट करके ही रखो। ये भी ठीक है, चैट पढ़नी बंद कर देता हूँ मैं, है ना। लग रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी तो नहीं कर रहा। बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन में आप एक बात समझो, एक शायद ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये जो मोशन हो रही है, ये मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स, ठीक है। ये सिंगल मोशन एसएचएम नहीं है, समझ रहे हो बात। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो ब्लॉक की रिजल्टिंग मोशन है, क्या आप ये कह पाओगे कि वो एसएचएम है? नहीं। बट क्या वो पीरियोडिक है? यस। तो इसीलिए हम तो बस उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, वो दोनों एसएचएम्स के टाइम्स को देखकर। तो यहां पर वी कैन नॉट टॉक अबाउट कि हम ये कहें कि इस वाले केस में मीन पोजीशन क्या होगी, क्योंकि मीन पोजीशन तो एसएचएम के लिए डिफाइन होती है ना, यहाँ तो एसएचएम ही नहीं है। हाँ वैसे मतलब अगर जबरदस्ती निकालनी हो तो हम उस तरह से निकाल सकते हैं कि हाँ जी भी दोनों एक्सट्रीम्स का मिड ले लो, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई काम नहीं है उसको। अंडरस्टूड? ओके, आगे। सर हम्म सर 10th क्वेश्चन में जौन सा लिखा हुआ है टू सक्सेसिव इंस्टेंट्स, हम्म तो ये मतलब जौन सा हमारा a/√2 आएगा हम्म वहां से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या मीन की तरफ जा रहा है? एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टेंट। हाँ तो देखो, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर आप पहले तो अगर ये निकालोगे कि वो कौन सी पोजीशन होती है जब पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होती है, तो वो a/√2 आएगी, है ना। अब अगर मैं एसएचएम वाली मोशन को कंपेयर करूं, मान लो ये मीन है, तो यस एक बात हमारे माइंड में आ सकती है कि मैं कौन से दो सक्सेसिव पोजीशंस लूं a/√2 वाली। एक ऑप्शन तो हो सकती थी कि मैं ऐसे मानूं कि पार्टिकल राइट को जा रहा है, कि वो ऐसे गया और यहां तक आ गया। दूसरा केस हो सकता था कि मान लो पार्टिकल वापस आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो मतलब वापस आता हुआ पहले राइट साइड वाले a/√2 पे गया और फिर लेफ्ट साइड वाले a/√2 पे गया। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि मतलब ये ब्लू और रेड दोनों पॉसिबिलिटीज हैं?
बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो सीधा कि a/√2 वाला टाइम कौन सा होता है? हमने वो लिखा था t/4 होता है ना शायद। t/8 सॉरी, हाँ। लक्ष्य, ख्वाहिश, तुम कहाँ हो? चले गए घर वापस या यहीं पे हो? लक्ष्य तो चला गया, मैं यही। अच्छा बच्चों ये सबको याद है ना टाइम? हाँ मतलब हो सकता है हमने वहां पे a/2 का लिखा हो, बट उसी मेथड से आप a/√2 का भी निकाल सकते हो, है ना? तो वो t/8 आ जाएगा। तो अब बच्चों अगर तुम्हें ब्लू वाले के हिसाब से एवरेज स्पीड निकालता हूं तो वो क्या बनेगी? उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? a माइनस a/√2 का डबल, और टाइम कितना हो गया? खैर डबल तो करने का कोई फायदा नहीं, वो कट ही जाएगा, but चलो एनीवेज। तो टाइम कितना हो गया? t/8 का 2 डबल। तो इस केस में तो ये निकलेगा। और अगर मैं रेड वाले केस के लिए निकालता हूं तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 2 इंटू a/√2, और जो टाइम है वो हो गया वही t/8 का डबल। आई बात समझ? तो यहां से आपका आंसर 4√2a/t बनेगा। तो अगर दूसरी ऑप्शन होती बच्चों तो वो भी बिल्कुल ठीक थी, है ना? तो इस केस में बाई चांस ऑप्शन ही एक थी तो हमने उसके हिसाब से निकाल लिया। क्या ये समझ आया बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर हमें गिवन है टू सक्सेसिव इंस्टेंट्स, तो जो ये हम्म इंस्टेंट्स है ये हम -a/√2 और a/√2 ही ले रहे हैं ना? मतलब पता नहीं है ना हमें। हमें तो बस ये कहा है कि कोई भी दो ऐसे लगातार कुछ इंस्टेंट्स जब पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो वो सर यही दो इंस्टेंट्स हैं। नहीं, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि सोचो पार्टिकल ने t = 0 से शुरू किया तो वो राइट को जा रहा है, तो यस। पहले a/√2 पे आया और फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस फिर a/√2 पे आया। ओके सर, ओके सर। आगे बचो। सर 20th क्वेश्चन में ना मासेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई। हाँ जी, 20th क्वेश्चन में मासेस की जरूरत है बच्चों? नो सर। तो जरूरत ही नहीं है, इसीलिए दी नहीं हुई। सर 14th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन बच्चों, फिगर उतना क्लियर नहीं है, लेट्स सी उस कारण से कोई कंफ्यूजन ना हो रहा हो। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज निकालना है, तो दैट इज a इंटू ओमेगा। तो जो तो एम्पलीट्यूड है वो क्लियरली हम देख सकते हैं कि a का एम्पलीट्यूड 10 है, b का एम्पलीट्यूड 5 है ना? अब ओमेगा जो है, a का ओमेगा
कौन से पॉइंट से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है ए का ओमेगा? सिर्फ 4 सेकेंड्स से लेके 20 सेकेंड्स तक टाइम पीरियड। 4 से 20 लें या 0 से 20 लें? सर 0 से 4 16 भी ले सकते हैं। नहीं, 16 पे देखो क्लियरली पता नहीं चल रहा कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट है कि नहीं है। ऐसे ही 4 से वो थोड़ा सा लेफ्ट को निकल रहा है, 4 से 4 के मतलब एक तो सर टी इसका इक्वल ना उस रेंज में ले लो, उसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ ही जाएगा कि हाँ, बाकी तो ऑप्शंस एक दूर दूर कि है ना। ऑप्शंस दूर दूर हैं, हाँ तो इतना मैटर नहीं करेगा। तो मतलब बस वो वैल्यूज देख के आप आइडिया लगा लोगे ओमेगा का, दोनों का, ए और बी का, फिर बस ए ओमेगा का रेशो ले लेंगे। सर बी का साइकिल भी 24 पे खत्म होना चाहिए, वो उससे आगे भी जा रहा है। नहीं मतलब क्यों 24 पे ही क्यों खत्म होना चाहिए? सर उससे आंसर आ रहा है ना। वही हम बात करें ना, वो अप्रोक्सीमेट कर लो। 15th क्वेश्चन, एसएचएम की वेरिएशन दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन अ फेज चेंज ऑफ 5/6 टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस। तो देखो बच्चों, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो हम क्या करते होते हैं, जैसे आप मान लो कि भाई एसएचएम है, राइट, तो हम एक जनरल इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ग्राफ देख के हमें पता चल गया कि एम्पलीट्यूड 5 है और हमें ओमेगा पता चल गया कि टाइम पीरियड इज 4, तो ओमेगा जो है पाई बाय कितना हो गया ओमेगा, पाई/2 हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी दिख रहा है कि t इक्वल टू 0 पे y 0, तो उससे फाई 0 आ गया। तो हेंस बच्चों हमारे को ये तो पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ए साइन अच्छा वीटी ग्राफ है, ओके ओके, तो कोई बात नहीं, मतलब वो जो चेंज आएगा वो बस यहाँ पे हम पाई 0 नहीं करेंगे, यहाँ तक तो यही है। और एक ए को एज इट इज ही छोड़ दो फिलहाल। तो v जो बनेगा हमारा डिफरेंशिएट करके, तो हमें पता है कि v बनना है a ओमेगा साइन ऑफ साइन कॉस। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अब हम कह देते हैं कि t इक्वल टू 0 पे v 0, तो इफ v 0, तो उससे हमें ये पता चल गया कि जो फाई है वो क्या होना चाहिए, पाई/2। राइट,
तो इसका मतलब जो y का एक्सप्रेशन है वो हमारा बन गया a cos π/2t और v का एक्सप्रेशन बन गया a π/2 sin πt/2। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से जो फेस चेंज हुआ वो π/6 का हुआ। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, हमें पता है कि हम सीधा चार्ट से ले लेते हैं, हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन ही है ना, तभी वहां वेलोसिटी 0 है या y मैक्सिमम है। तो मेरे को क्या करना है, मुझे सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 से π/6 का फेस चेंज करना है। तो मतलब जो एंगल है वो π/6 हो गया। तो मेरा आंसर क्या बन गया, v इज इक्वल टू a π/2 sin π/6। आया समझ? इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह कर सकते थे कि जैसे आप सोचते कि आपको वीटी ग्राफ तो दिया हुआ ही है, राइट, आपको बोला है कि एक्सट्रीम पोजीशन से π/6 का फेस चेंज। तो ये ग्राफ में एक्सट्रीम पोजीशंस कौन सी हैं बच्चों? मतलब ऑब्वियसली जहां पे y 0 हो रहा है। तो इससे π/6 का फेज, तो मतलब आपको एक सिंपल साइन ग्राफ में ये बताना है कि जब हमने एंगल π/6 ले लिया तो कितना y की वैल्यू बनेगी, बताइए, तो कितना y एक्सिस की वैल्यू बनेगी? अंडरस्टूड? आगे सर हम्म जैसे 13th क्वेश्चन है हम्म वो सर ऑप्शन से तो हो गया, हम्म बट अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है मतलब तो हमें ये लाइन की वैल्यू गिवन होनी चाहिए ना, यह कोई तरीका है हम फाइंड कर सकते हैं? लाइन की वैल्यू मतलब जो ये वाई एक्सिस पे जहां से ग्राफ स्टार्ट हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो गिवन होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर वो हमें ग्राफ से पता चल रहा है ना कि वो कितना शिफ्टेड है उधर को। हाँ मैं वही देख रहा था इनफैक्ट कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, हमें तो यही देखना है बस कि वो शिफ्टेड कितना है। मतलब हमें ये ग्राफ से पता चल रहा है ना कि जो उसका हाफ टाइम है वो π/64 से 5π/64 है, और हमें ये भी दिख रहा है कि जो मीन है 0 वाला पॉइंट वो π/64 अमाउंट से शिफ्टेड है। मतलब मुझे ये एक्सक्यूज मी, दिख रहा है ना कि t इक्वल टू π/64 पे y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो मैं उससे निकाल लूंगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर जो 15 क्वेश्चन हमने बताया उसमें आंसर 3.965 आ रहा है।
देखना बच्चों 15th का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। सर वो मेरा भी पहले 3.965 आ रहा था, वो मैंने इसे वो ले लिया था डिस्प्लेसमेंट टाइम का। ये तो सीधा 2.5 आएगा। Isn't it? ओरली कर सकते हो ना आप, जैसे मैंने बताया साइन ग्राफ है, साइन ग्राफ में साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो मैक्सिमम का हाफ ही बनना है। आगे बच्चों, ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों। बॉल को आपने हाइट h से गिरा दिया, assume that ball does not rebound and pan is massless, amplitude of oscillation is। तो pan तो massless है, तो मतलब ये जो given position है वो मतलब नेचुरल पोजीशन है। तो जब बॉल हाइट h से गिरेगी तो इस पॉइंट पे जब वो पैन से टकराएगी, तो क्योंकि पैन तो मासलेस ही है तो वही सेम वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे हमें पता चल गई कि जो वेलोसिटी है वो √2gh है। राइट, तो ये जो पोजीशन है मतलब जो स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन है, वहां पे हमें पता चल गया द वेलोसिटी इज √2gh। तो अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे अपना कि इसमें बताओ बच्चों मीन पोजीशन कौन सी होगी। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी नेचुरल पोजीशन से mg/k नीचे, है ना। तो अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे v = ω√a² - y²। तो ये मीन पोजीशन मुझे क्यों चाहिए थी, क्योंकि जो y होता है वो मीन पोजीशन से लेना होता है। तो y की वैल्यू को mg/k पुट करेंगे, v हमारे पास है तो उससे वी कैन फाइंड a, राइट। एम्पलीट्यूड ओमेगा तो हमें पता ही है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो होता है उसकी वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख ही देंगे। अंडरस्टूड। आप ये भी कर सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लो स्प्रिंग की मैक्सिमम एलोंगेशन, लेकिन दैट इज नॉट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वो एम्पलीट्यूड में से मीन पोजीशन माइनस करनी पड़ेगी। ओके बच्चों एक ये बात समझो, एक आपको दिख रहा है 18th क्वेश्चन में एक ये वर्ड लिखा हुआ है बी और सी ऑप्शन में, एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी।
राइट? तो किसी को उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है? या ऐसे ही लिखा हुआ है? तो बच्चों क्या होता है, हम ना मतलब क्यों ये वर्ड यूज करते हैं एक्सेस वाला? जैसे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखो, है तो ये ऑसिलेशन ही। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ अपने वो वाले फॉर्मूला से, हाफ के वाला जो भी फॉर्मूला है, हाफ ए ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, ठीक है? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी देगा ना, वो सिर्फ वो वाली देगा जो स्प्रिंग वाली है। अब कहने को तो यहाँ पे बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो वो जो हमारे फॉर्मूलाज हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले, वो फॉर्मूलाज हैं कि उस वाली एनर्जी के जो ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। एक बॉडी के पास उसके अलावा भी एनर्जी तो हो सकती है, हाँ ये हो सकता है कि उसका ऑसिलेशन में कोई रोल ना हो। समझ रहे हो बात? तो इसलिए वहां पे एक्सेस वर्ड यूज हुआ है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसएचएम में पार्टिसिपेट कर रही है उसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन सीधा आपको तो यही पूछा है, ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा इसमें गलती आपने क्या की होगी, a/5 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये मीन पोजीशन से नहीं a/5 का निकालना, आपको रेस्ट पोजीशन से a/5 का निकालना है। तो मतलब आपको कौन सा टाइम निकालना है? आपको एक तरीके से x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू a/5 का टाइम निकालना है। a/5 का भी नहीं, रादर 4a/5 का। क्योंकि a/5 डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है ना, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, इससे a/5 डिस्टेंस ट्रैवल करवाया, तो हम पहुंच गए 4a/5 पे। तो हमें तो ये चाहिए ना कि x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू 4a/5 तक का क्या टाइम है। क्लियर बचाओ? आपने ऐसे ही किया है? ओके, आगे। ट्वेंटी सेवेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ टाइम पीरियड। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाफ टाइम पीरियड क्या होता है? मान लो मीन पोजीशन से इधर गया और इधर वापस आ गया, तो अगर पहले वेलोसिटी ए ओमेगा राइट को थी, बाद में ए ओमेगा लेफ्ट को हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उससे आंसर आ जाएगा। डन बचाओ? ओके,
चलो जो वेव्स में पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक किया था हमने लास्ट टाइम। ओके, तो हमने क्या समझा था बच्चों कि वेव क्या होती है? जब किसी भी मीडियम के थ्रू कोई एक डिस्टरबेंस, मतलब हमने जब मीडियम में कहीं पर भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट की, एंड अगर वो डिस्टरबेंस आगे को ट्रैवल कर रही है, ठीक है, हमें असली में कुछ दिख नहीं रहा है, हमें इस चीज को बस फील करना है कि भाई हाँ कुछ है ऐसा जो आगे को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो चीज है जो आगे ट्रैवल कर रही है उसको हम कहते हैं एज अ वेव। तो उसकी हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेजरली। एक तो हमने ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। अभी तक बच्चों कोई भी डाउट? ठीक है, तो हमें बच्चों ये भी समझ आ रहा था कि सी, जैसे अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं बच्चों, जैसे जो मैंने बॉल्स लगाई हुई हैं, बीच में स्प्रिंग्स हैं बच्चों, अगर बॉल्स के बीच में स्प्रिंग्स ना लगे हों तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैं पहली बॉल को मूव करूंगा तो उसके आगे वाली बॉल्स भी मूव करेंगी? नहीं, है ना। कोई तरीका ही नहीं हुआ जिससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करे। तो जब एक मीडियम में वेव बनने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए डेफिनेटली उस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज बच्चों चाहिए होती हैं हमें, उनको हम वेरी वेरी ब्रॉडली डिफाइन करते हैं एज इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ये दो ब्रॉड प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, ठीक है। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है कि क्यों ये दो प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे बच्चों मान लो हम एक स्टैंडर्ड, अभी एसएचएम वाले चैप्टर की बात करते हैं, जब हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, उसमें हमने ऐसा समझा था ना कि उसमें ऐसा हो जाएगा कि अगर हम एक बार डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो बार बार एसएचएम होती ही रहती है। उसका रीजन क्या है? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्यों एसएचएम होता रहता है अगर हम सोचें? वो इसलिए है ना क्योंकि क्या हो रहा था कि जब तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, जब वो रेस्ट पे आ गया, तब स्प्रिंग कोशिश कर रहा था कि नहीं भाई मुझे तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आना है, तो स्प्रिंग ने मूव करवा दिया। वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इलास्टिसिटी। अब जब स्प्रिंग का काम बन गया, स्प्रिंग मान लो मेन पोजीशन पे ले आया, जब स्प्रिंग खुश है तब ब्लॉक की क्या प्रॉब्लम आ गई? इनर्शिया की, कि तब ब्लॉक के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो ब्लॉक जबरदस्ती ब्लॉक को मूव करवा देता है वहां से भी। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में कंपीट करती रहती हैं तो उस कारण से ऐसा हो रहा है ना कि मोशन चलती जा रही है। तो ऐसा ही कुछ बच्चों वेव में हो जाता है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज के होने के कारण कोई इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। तो जैसे इस चीज को हम ये बॉल्स वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि क्या हो जाता है कि जब बॉल ऊपर गई
तो स्ट्रिंग खिंच गया, तो स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण उसके साथ वाली बॉल भी ऊपर खिंचनी शुरू हो गई। ऐसे ही जब बॉल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आई, तब उसके पास फिर से इनर्शिया हुआ, उस कारण से वो और नीचे चली गई, तो उसने राइट साइड वाली बॉल को नीचे को खींच लिया, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। आई बात समझ बच्चों? ओके, तो बच्चों अब हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि वैसे तो वेव्स बहुत तरीके की बन सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा मीडियम कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट की है, वेव्स हजारों तरीके की बन सकती हैं। हम इस चैप्टर में जो स्पेसिफिक वेव्स पढ़ते हैं बच्चों, वो हैं साइनोसॉइडल वेव्स। हो और टाइप की भी सकती हैं, स्क्वायर वेव या कुछ भी हो सकता है। हम जो पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे Excuse me, sir. साइनोसॉइडल वेव। हाँ। सर जो आपने दो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं ऊपर, हम्म। तो वो सिर्फ मीडियम के लिए जरूरी है हमारे पास होनी? हाँ, जब तो ईएम वेव है, उसको तो मीडियम से कोई चक्कर ही नहीं है। यस सर। ये तो हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव के लिए ये प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। नहीं सर, जैसे जो आपने ऊपर ये एग्जांपल दिया है, इसमें मीन हम्म। पोजीशन में जो हम इनर्शिया ले रहे हैं, वो तो हम हम्म। ब्लॉक का ले रहे हैं ना, मीडियम का नहीं ले रहे। नहीं 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 नहीं, ये जो पार्टिकल्स दिखाए हैं वो एक तरह से मीडियम के पार्टिकल्स ही हैं, ये जो बॉल्स दिखाई हैं। ओके सर। ओके। तो बच्चों जैसे हमने एसएचएम वाले चैप्टर में समझा, साइनोसॉइडल का क्या मतलब होता है? जहां पे कुछ साइन कॉस कर्व जैसा बने, है ना? जब हमने वेव चार्ट किया था, वहां पे भी हमने यही समझा था सबसे पहले कि यार जब भी वेव के बारे में सोचते हैं, ये ऐसा ग्राफ ही माइंड में आता है, क्योंकि हमने जितना वेव्स के बारे में सुना है वो बाई चांस साइनोसॉइडल वेव्स के बारे में ही सुना है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों बनता है, मतलब ये क्या साइनोसॉइडल की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड क्या व्हाट मतलब कौन सा ग्राफ है जो साइनोसॉइडल बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हम वापस चलते हैं कल वाले एग्जाम्पल पे अपने। तो बच्चों आपको ख्याल होगा कि मैंने आपको समझाया था कि भाई मैं जैसी भी डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट सी शेप क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसे डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से वही डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करेगी और हमारे को कुछ अजीब सा दिखेगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर केस में बच्चों हम ये इंश्योर कर देते हैं कि ये जो मेरा लेफ्ट मोस्ट एंड है बच्चों, कि हम मान लेते हैं कि जो मेरा लेफ्ट मोस्ट एंड है जहां पे ये रेड सा डिवाइस लगा हुआ है, वो हम मतलब जो सबसे लेफ्ट वाली ग्रीन बॉल है हम उसको एसएचएम करवा रहे हैं। ठीक है, फॉर अ मिनट हम ये मानते हैं कि हम ये ग्रीन बॉल को एसएचएम करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल करेगी, तो जो आगे वाली ग्रीन बॉल्स हैं वो भी सारी एसएचएम करनी चाहिए। तो अब देखो कि क्या होता है। कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि भाई हाँ, ग्रीन बॉल को एसएचएम करवाना।
तो देखो बच्चों क्या होता है। एसएचएम कैसे करवाया इज नॉट आवर कंसर्न, बस करवा दिया। अब इस केस में स्ट्रिंग की शेप कैसी बन गई बच्चों? साइन कॉस कर्व बन गई। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा बातों को रिलेट कर सकते हैं इफ यू थिंक केयरफुली। सबसे पहली बात तो ये कि देयर इज अ रीजन कि क्यों हम इस चैप्टर को एसएचएम के बाद पढ़ते हैं, राइट? उसका रीजन ये है कि जब हम एक पार्टिकल को एसएचएम करवाते हैं तो बाकी सारे पार्टिकल्स भी एसएचएम करते हैं, और अगर हम ऐसी किसी सिचुएशन में किसी भी इंस्टेंट पर फोटो खींच लें अपने मीडियम के पार्टिकल्स की, ठीक है, मैंने जान के सिंपल केस लिया जहां पे एक लाइन में ही है सारे पार्टिकल्स, तो वो फोटो हमें कैसी दिखेगी? साइन कॉस कर्व। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये जो हमारे माइंड में वेव आती है, जो फर्स्ट फिगर है, वो बेसिकली किसी भी इंस्टेंट, वो एक स्पेशल केस है कि जब हमने पार्टिकल्स को एसएचएम करवाया था तब जो एक शेप बन जाएगी। तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि हम एसएचएम क्यों करवा रहे हैं? मतलब क्योंकि हम साइनोसॉइडल वेव पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि जहां पे शेप साइन कॉस कर्व में बने। साइन कॉस कर्व में शेप तभी बनती है जब हम पार्टिकल को एसएचएम करवाते हैं। अगर हम पार्टिकल को कोई और मोशन देते तो जो शेप बनती वो साइन कॉस ना बनती। आ रही है बात समझ बच्चों? तो बेसिकली साइनोसॉइडल वेव जो हम कह रहे थे, दिस इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव। तो अगर फर्स्ट बॉल एसएचएम करेगी, बाकी बॉल्स भी एसएचएम करेंगी, और ऐसे में अगर हम स्ट्रिंग का स्नैपशॉट लें किसी भी इंस्टेंट पे तो वो साइन कॉस कर्व होगा। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में, अगर मतलब जब हम फोटो खींचें और उस केस में जो शेप साइन कॉस ग्राफ की फॉर्म में बन रही हो, तो उसको हम बच्चों साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो ये वजह जैसे मैंने लिखा ना साइनोसॉइडल ऑब्लिक स्क्वायर, इट मींस कि हो अलग अलग टाइप की सकती है, हम साइनोसॉइडल पढ़ रहे हैं। और हमने ये भी समझ लिया अब कि साइनोसॉइडल वेव का मीनिंग क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है।
लिख लिया बच्चों? एंड हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों साइनसोइडल वेव्स? क्योंकि दो रीजंस, एक तो यही नेचर में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो जैसे ये जो लाइट वेव है, साउंड वेव है, ये सब साइनसोइडल है, और दूसरा इसकी मैथ्स को हम फिर भी इजीली समझ सकते हैं कंपेयर टू अदर केसेस। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? हमने मतलब अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बना दी है वेव से रिलेटेड। सर जो ये पार्टिकल्स होंगे ये तो आगे को भी मूव नहीं करेंगे? ना, ये मतलब स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसवर्स वेव है। इनफैक्ट आप ना इस बात को ऑब्जर्व भी करो, ये एक बड़ा कॉमन रेलेवेंट डाउट है। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ मोशन को। आप ना ये जितने ग्रीन बॉल्स हैं, ये ग्रीन बॉल्स इसीलिए ही हैं, आप ग्रीन बॉल्स को ऑब्जर्व करो ध्यान से, और आप बच्चों मुझे सारे बताना ये बात कि कौन सी चीज है जो आगे को जा रही है। आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट? एक मिनट ये ग्राफ सेट होने दो अभी। हाँ, अब बताओ। तो एक तो माइंड में ऐसा आता है, बट अगर आप ध्यान से देखो बच्चों कि जो ग्रीन पार्टिकल है, कोई भी ग्रीन पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, क्या कोई भी ग्रीन पार्टिकल लेफ्ट या राइट को मूव कर रहा है? नहीं, है ना, वो ऊपर नीचे ही हो रहा है। जो हमने डिस्टरबेंस क्रिएट की थी सबसे लेफ्ट में, वो डिस्टरबेंस यही थी कि पार्टिकल को ऊपर नीचे जाना है, तो उससे आगे वाले सारे पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे को ही जा रहे हैं। कोई भी पार्टिकल लेफ्ट राइट को नहीं जा रहा। तो अब मेरा क्वेश्चन था कि कौन सी चीज है बच्चों जो राइट को जा रही है? इसको देख के क्या लग रहा है, व्हाट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट? मतलब क्या तो उसको वेव बोले, है ना, आ, कि डिस्टरबेंस या वेव तो है ही जो राइट को जा रही है, तभी तो वो राइट वाले पार्टिकल्स को मूव करवा रही है। हम उसको एनर्जी भी बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट से एनर्जी राइट को जा रही है, तभी राइट वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इजंट इट? एंड बच्चों अगर हम इस बात को मैथमेटिकली देखें अब, तो एक बार देखो अभी साइन ग्राफ कैसा बना हुआ है ना, इस इंस्टेंट पे, और अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो मैथमेटिकली देख के ऐसे नहीं लग रहा कि एज इफ एक साइन ग्राफ है जो राइट की तरफ मूव कर रहा है? यस सर। देखो बच्चों, कोई भी एक एम्पलीट्यूड को देखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो रहा कि वो एम्पलीट्यूड राइट को मूव करता जा रहा है।
मैथमेटिकली, है ना। फिजिकली तो हम ऐसे बोलेंगे कि एनर्जी जा रही है या डिस्टर्बेंस जा रही है, मैथमेटिकली हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ एज इफ कोई साइन ग्राफ था या जो राइट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो वाई क्यों मैं बच्चों इस बात को एम्फसाइज कर रहा था, भाई वेव जो है हम ये समझ गए हैं कि वेव कुछ मूविंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, एक मूविंग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जब हम वेव की इक्वेशन बनाएंगे हमें उस इक्वेशन में कुछ मूविंग बनाना है, ये बात समझते हो। तो हमें एक बार एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बच्चों कि हम कैसे कोई भी ग्राफ को एक मूविंग ग्राफ बनाते हैं। मान लो ये बच्चों एक केस है y इक्वल टू 2x, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। लेट अस से आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ मूविंग ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक टाइम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को बच्चों अगर मैं ऐसे लिखता y इक्वल टू 2x माइनस टी, तो ये क्या बन जाता, ये t इक्वल टू 0 पे बन जाता y इक्वल टू 2x का ग्राफ, t इक्वल टू 1 पे बन जाता y इक्वल टू 2x का ग्राफ, 2x माइनस 1 का ग्राफ, t इक्वल टू 2 पे 2x माइनस 2 एंड सो ऑन। तो हमें क्या दिखता, क्या हमें ऐसे दिखता कि एक y इक्वल टू 2x वाला ग्राफ है जो राइट की तरफ जा रहा है। ये बात बच्चों समझ पा रहे हो। तो अच्छा, अगर मैं y इक्वल टू 2x माइनस टी की जगह 2x प्लस टी कर देता फिर क्या होता, तो हमारा ग्राफ बनता 2x 2x प्लस 1 2x प्लस 2 एंड सो ऑन। तो हमें ऐसे दिखता कि ग्राफ लेफ्ट को जा रहा है ना। तो इस तरीके से बच्चों जब हम टाइम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड स्टेशनरी ग्राफ होता है वही ग्राफ अब एक मूविंग ग्राफ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यू आर नॉट सपोज टू नो कि किसी भी केस में कैसे मोशन होएगी या मोशन के लिए टाइम कैसे लिखना है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमें तो बस ये समझना है कि भाई हाँ ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम टी इंट्रोड्यूस कर दें हमारे नॉर्मल वाई एक्स में तो हम मोशन लेकर आ सकते हैं। आई बात समझ बच्चों। इसको बच्चों मतलब जो गेमिंग या फिर एनिमेशन इंडस्ट्री है वो इसको ऐसे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करती है, क्योंकि जैसे हमें पता है ना, मतलब कोई भी कार्टून या एनिमेशन क्या होती है, वो स्टिल इमेजेस को ही एक तरह से हम मोशन में कन्वर्ट करते हैं। ओके चलो ऐसे ही मुझे बताओ एक प्रैक्टिस के लिए, मान लो y इक्वल टू 2x माइनस टी की जगह 2x माइनस 2t हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। तो नहीं, t इज नॉट नेसेसरली इंटीजर, t कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे सोचो, पहले t इक्वल टू 0 पे जो ग्राफ, t इक्वल टू 1 पे जो ग्राफ बनता वो y इक्वल टू 2x माइनस 1 का बनता। अब इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू 2x माइनस 2 का बनेगा। तो हमें क्या फील होगा,
क्या हमें ऐसा लगेगा कि जितना लाइन ने पहले केस में मूव किया था, दूसरे केस में उसका डबल मूव कर लिया, है ना? इन अदर वर्ड्स, हमें ऐसा लगेगा कि जो ग्राफ है वो ज्यादा स्पीड से राइट की तरफ जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर ये तो हम तब बना सकते हैं ना अगर हम टी को कुछ लाइक इंटीजर ही माने। नहीं नहीं, हम तो ये मान रहे हैं कि टी 0 से मूव करना बढ़ना शुरू हो गया। सर फिर तो वो एक रीजन आ जाएगा ना, वो ऐसे लाइंस तो नहीं आएंगी। नहीं नहीं, रीजन नहीं आएगा। आपको तो एक इंस्टेंट पे तो एक ही लाइन दिखेगी ना आपको। मतलब हम ऑब्जर्व एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कर रहे हैं, बट ये इक्वेशन तो एक फिर एक रीजन ही रिप्रेजेंट करेगी ना। ना, आप जब भी देखोगे आपको तो एक लाइन दिखेगी। मतलब जब हम देखेंगे तब हमें एक लाइन दिखेगी, बट हाँ, अगर हम इसका लाइक इंटीग्रेट करें तो हमारे पास तो एरिया आएगा इसका, नहीं मतलब नहीं, पूरा रीजन आ जाएगा ना। वो तो ये बन गया कि हाँ इस ग्राफ ने क्या एरिया स्वीप किया। वो तो एक अलग चीज हो गई कि एक लाइन मूव कर रही थी तो उसने कितना एरिया स्वीप किया। यस लेकिन सर। हमें तो मूविंग लाइन ही दिखेगी ना हमेशा। मतलब टी यहाँ पर हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं कि हम कितने इंटरवल के बाद ऑब्जर्व करेंगे। हमें, आप जो कंफ्यूज कर रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो कि हमारे को हर अलग अलग जगह पे लाइन दिख रही होगी। नहीं, आपको तो एक ही जगह लाइन दिखेगी ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हम वो ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठे नोट डाउन कर रहे हैं। मतलब पहले लाइन सिर्फ y इक्वल टू 2x वाली दिख रही थी, बाद में y इक्वल टू 2x माइनस 1 दिख रही है, y इक्वल बाद में उसके बाद y इक्वल टू 2x माइनस 2 दिख रही है, एंड सो ऑन। नहीं, वो तो तब दिखेगी ना अगर हम इंटेग्रल तो ये बात इंटरवल्स क्लियर। के, वो तो तब होगी ना अगर हम इंटेग्रल इंटरवल्स के बाद देखेंगे। मतलब जैसे आप टी टू टी कर रहे हो। नहीं, इंटीग्रल की क्या जरूरत है, आप t इक्वल टू 0.1 पे देख लो। t इक्वल टू 0.1 पे भी तो आपको t इक्वल टू 0 के कंपैरिजन में लाइन थोड़ी सी शिफ्टेड ही नजर आएगी। ओके सर। तो ऐसे ही जो हम अगर y इक्वल टू 2x माइनस 2t लेते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा कि यही लाइन और फास्ट स्पीड से राइट की तरफ जा रही है, राइट। तो बच्चों व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि कैसे टाइम का वेरिएबल इनकॉर्पोरेट करके हम एक स्टेशनरी ग्राफ को एक मूविंग ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने जो अभी समझा था कि हम जिस वेव को पढ़ रहे हैं वो कैसी वेव है, वो एक साइन की वेव है जिसको हमने मूव करवाना है ना, एक साइन ग्राफ है जिसको हम मूव करवाना चाहते हैं, राइट बच्चों। तो एक मूविंग साइन ग्राफ या कॉस ग्राफ की जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो कैसे बनती है, इस तरह से y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ओके, एक मिनट मुझे एक डाउट था कि ये कैसे पता चला कि स्पीड कम हुई है या फास्ट हुई है। सी, एक मिनट के लिए हम यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर तो आपकी इक्वेशन ऊपर वाली होती 2x माइनस टी, तो t इक्वल टू 1 पे जो ग्राफ बनता ये y इक्वल टू 2x माइनस 1 वाला ग्राफ बनता। मतलब आपकी लाइन ने 1 सेकंड में इतना ट्रैवल किया होता। ये x एक्सिस पे x है बच्चों, कंफ्यूज मत करना। यहीं पे अगर हमारा ग्राफ है 2x माइनस 2t,
तो वही 1 सेकंड में अब हमारा ग्राफ y इक्वल टू 2x से बन गया y इक्वल टू 2x माइनस 2। मतलब हमें क्या दिखेगा कि 1 सेकंड में ये लाइन ने कितना मूव कर लिया, राइट? तो क्या मतलब हुआ? कि उसने ज्यादा मूव किया, isn't it? ओके, तो ये बच्चों जो इक्वेशन है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि बड़ी अजीब सी इक्वेशन है कुछ भी नहीं। मतलब ये इक्वेशन अगर मुझे सिंपल साइन ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल टू a साइन kx प्लस 5 वाला। ठीक है ना? अब साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म लगा दी माइनस ओमेगा टी। तो ये माइनस ओमेगा टी टर्म लगाने से क्या कन्वे हो गया कि किस टाइप की इक्वेशन बन गई? अगर हम ऊपर वाले केस से ही कंपेयर करें, मूविंग, है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि y इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस फाइव आई का ग्राफ है ये, जो कि मूव कर रहा है। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक वेव की। तो इसमें जो टर्म्स हैं उनको बच्चों हम इस तरीके से बोलते हैं। y डिनोट करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a वही एम्पलीट्यूड, k को हम बोलते हैं वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। ये आपने शायद ऐसा कुछ उसमें किया होगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? ओमेगा को बोलते हैं हम वही SHM वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई आई को बोलते हैं इनिशियल फेज। सर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ओके सर। देख लिया बच्चों? सर वेव नंबर तो 1 बाय लैम्डा नहीं होता? एंगुलर वेव नंबर नहीं होता 1 बाय लैम्डा? ये क्या होता है बच्चों? ये सर ये एंगुलर होता होगा। फिर ये एंगुलर होगा। हाँ, हाँ, ऊपर से भी ऐसे लग रहा है ना, एफ के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई किया तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो ऐसे ही 1 बाय लैम्डा के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई किया तो ये
एंगुलर वेव नंबर बन जाएगा। रिटर्न बचाओ। अच्छा बताओ इस केस में अब फेज क्या होगा? फेज तो सीधा ही है ना, फेज क्या होना है, जो भी साइन के अंदर जो जिसका एंगल ले रहे हैं हम, है ना, जिसका साइन ले रहे हैं, सॉरी, मतलब जो भी एंगल है जिसका हम साइन ले रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है वो फेज बन गई। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब आ गया समझ? तो बच्चों जैसा हमने यहाँ देखा था ना, इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे हमने देखा ना कि जब माइनस था बीच में, तो ऐसा हुआ था कि ग्राफ राइट की तरफ जा रहा था, और जब प्लस था तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ जा रहा था। मैं इसी कंसेप्ट को यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर तो kx और ओमेगा टी के जो कोफिशिएंट्स हैं, उनके ऑपोजिट साइंस हैं, जैसे ऊपर है कि kx के साथ प्लस है, ओमेगा टी के साथ माइनस है, तो हम कहेंगे कि वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और अगर सेम साइन होता है तो हम कहते हैं कि जो वेव है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। क्लियर बच्चों? ओके, अब बच्चों किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होती है केमिस्ट्री में जो पढ़ा हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में? कोई वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? c इक्वल टू एफ लैम्डा या न्यू लैम्डा, है ना? तो अगर आप ऊपर से उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेव स्पीड जो है वो ओमेगा बाय के इक्वल भी आ जाएगी। देखो आप, क्या बात क्लियर होगी बच्चों सबको? तो बच्चों मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा जनरलाइज करके भी लिख सकता हूँ कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एक्स
which is traveling with v in, देखो मैंने साइन जान के उल्टे लिखे हैं कि जब ऊपर प्लस आएगा तो इसका मतलब है माइनस एक्स डायरेक्शन, और जब x माइनस वी टी आएगा तो नीचे आएगा प्लस एक्स डायरेक्शन। सबको ये नोटेशन समझ आ रही है कि भाई जैसे ऊपर वाला केस लें कि पहले हमें जो साइन लेना था वो किसका लेना था, के एक्स प्लस फाइव आई का। अब हम किस ले रहे हैं, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा टर्म बना दी, मतलब एक माइनस ओमेगा। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि जैसे अगर मान लो y इक्वल टू ई की पावर 2x है, ठीक है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कि मूविंग विद 3 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स माइनस एक्स, तो मैं क्या करूं? मैं x को रिप्लेस कर दूंगा विद, बच्चों, x प्लस 3t या x माइनस 3t? प्लस, है ना? तो बस हम इसको अब ऐसे लिख देंगे। ये बात बच्चों सबको समझ आई? एक्चुअली ना इसको समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि अगर आप सीधा राइट साइड वाली इक्वेशन देखते हो कि e की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3t, तो ये एकदम देख के बहुत अजीब लगती है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन यहीं जब आप इसको ऐसे सोचोगे कि भाई ये कुछ नहीं है, ये e की पावर 2x वाला ही ग्राफ है, बस वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वही चीज आसान हो जाती है। ठीक है, मतलब ग्राफ की शेप में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर सो फार बच्चों? ओके बच्चों, एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है? मैं ना मैसेज कर रहा हूँ उत्कर्ष सर को। कि अगर मान लो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अभी धीरे सर की क्लास है? अच्छा फिर तो सही है, वो तो आंसर क्लियर, ठीक है। तो मान लो ऐसा एक्सप्रेशन है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि मतलब इसकी स्पीड क्या होगी?
क्या बन गया बच्चों ये? हाँ बच्चों, कैसे लिख लोगे इसको? तो इसको वी कैन राइट इट एज अच्छा एक तो एम एस प्रिंट है ना। ये जो फर्स्ट वाला था केस, वो तो वेव ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा ना, क्योंकि वो तो आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे इस फॉर्म में। ये नीचे 6tx होना चाहिए था बच्चों, है ना। मुझे ये फर्क समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मतलब यू शुड बी एबल टू रिप्लेस x विद x प्लस वी टी, है ना। ऊपर वाले केस में किसी भी तरीके से आप ये कर ही नहीं सकते थे, आप कोई ऐसी फॉर्म नहीं बना सकते थे जिसमें आप कहते कि x प्लस माइनस सम वी टी है जिसको x से रिप्लेस कर दिया। नीचे वाले को कर सकते हो। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? कि इसकी जो स्पीड है वो -3 है ना। तो हो गया क्लियर यहां तक? मतलब अगेन बच्चों, ये जो हम केस लिख रहे हैं ये साइनसॉइडल नहीं है, बट मतलब जो वेव स्पीड का कंसेप्ट है वो सेम रहता है चाहे साइनसॉइडल हो चाहे ना हो। ठीक है जी, चलो दैट्स इट बच्चों। मैं बच्चों आपने ना होमवर्क में
एक्सरसाइज 0 के ए और बी पार्ट्स करने हैं, ठीक है। हाँ मंजोत, और हमने क्या डिसाइड किया था अगली क्लास के लिए? 3B। और एक एडवांस के डाउट्स अपने पेंडिंग है। और जो एडवांस के डाउट्स तो ऐसा करेंगे कि अलग से ना क्लास रख लूंगा मैं, उसमें ही करा दूंगा आपको। उसी में ही मैं SHM3B भी कराऊंगा, ठीक है। ये मैं बता दूंगा क्लास जब भी है, करके रखो SHM3B। नेक्स्ट क्लास में मैं यही डिस्कस करूंगा 0 का AB, और इसको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय।